अब हम डिस्कस करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नील बोर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। उन्होंने एक्चुअली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जो मिस्टर बोर थे उनका जो मॉडल था वो लास्ट मॉडल नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स आपको पता है अभी चल रहा है, तो इसलिए उनको भी बाद में उनकी भी हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लेकिन वही अकेले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें काफ़ी आइडिया दिया स्ट्रक्चर के बारे में और उसके स्पेक्ट्रा के बारे में। उन्होंने अपने मॉडल को बताने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स रखे जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो उनका सबसे पहला पोस्टुलेट था वो बताता है हमें रिगार्डिंग ऑर्बिट्स। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वे एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं। ये जो ऑर्बिट होता है इनकी एनर्जी फिक्स होती है, दे हैव फिक्स एनर्जी, और उनका रेडियस भी फिक्स होता है, दे हैव फिक्स रेडियस ऑल्सो। इनको ऑर्बिट्स बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कंटिन्यूस चेंज नहीं होती है। जो सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया वो था, आपने रदरफोर्ड लिमिटेशन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करेगा और एनर्जी लूज करेगा कंटिन्यूसली और न्यूक्लियस में क्रैश कर जाएगा। लेकिन बोहर ने बताया कि एनर्जी कंटिन्यूसली लूज नहीं होती है, एनर्जी लूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ टाइम के लिए एनर्जी टेम्परेरी एब्जॉर्व करते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होते हैं और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। इसलिए ये बताया गया है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आके न्यूक्लियस में क्रैश नहीं करते हैं। जो थर्ड पॉइंट था इनका वो था रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसीज। जो रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या एब्जॉर्व करते हैं ड्यूरिंग देयर एक्साइटेशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेजर की जाती है इस फॉर्मूले से, न्यू इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन एच। ये फॉर्मूला है जिससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी स्टडी करते हैं। इस डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 अपॉन एच। एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। E2 और E1 क्या है? आर एनर्जीज एक्चुअली ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स। E1 एनर्जी होती है जो लोअर स्टेट में जिसमें मौजूद है इलेक्ट्रॉन, और E2 एनर्जी होती है जिस हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उसके बाद इनका जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इन्होंने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है, और उसका फॉर्मूला होता है mvr इजिकल टू n इंटू h अपॉन 2 nvr जो कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है इजिकल टू n इंटू h अपॉन 2 वेयर n इजिकल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये उन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया, और इसको क्वांटाइज कैसे बताया उन्होंने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसके रेस्पेक्टिव ऑर्बिट में, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी h अपॉन 2 का। मतलब h अपॉन 2 तो होगी मिनिमम, अगर n इजिकल टू 1 है तो जो नेक्स्ट हमारा ऑर्बिट होगा उसमें हम 1 को 2 कर देंगे, लेकिन h अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने बताया एंगुलर मोमेंटम हमारी क्वांटाइज्ड होती है n इंटू h अपॉन 2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, n इज इंटीजर, h इज प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स है बोर मॉडल के बारे में। ऑल्दो बोर मॉडल है वो बहुत डिफ़िकल्ट इसके कंसेप्ट्स हैं, ये बहुत डिटेल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको इस क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया जाएगा। इसको हम फर्दर बड़ी क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। उसके बारे में उन्होंने भी 4-5 पॉइंट दिए जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उनकी नंबरिंग की जाती है, और उनकी नंबरिंग
की जाती है इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, और जिनको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसको ध्यान से याद रखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी नंबरिंग होती है और उस नंबरिंग को बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उनका जो रेडियस होता है वो हम डिनोट करते हैं r इज इक्वल टू n स्क्वायर a नोट से। n स्क्वायर a नोट फॉर्मूले से हम उस रेडियस को डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो a नोट होता है इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, ये a नोट की वैल्यू होती है। इससे क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो उसका जो रेडियस होगा वो 52.9 पिकोमीटर होगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसका। इसके बाद जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता चला जाएगा, n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और रेडियस की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, थर्ड जो पॉइंट है इस थ्योरी का, दिस इज रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें किसी स्टेशनरी स्टेट के अंदर, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -RH1/n स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी स्टेशनरी स्टेट पे मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे n अगेन एक इंटीजर होगा, 1, 2, 3 इसकी वैल्यू हो सकती है। RH की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू होती है जो हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो इसकी हेल्प से अगर आप लोवेस्ट स्टेट जो है उसकी एनर्जी निकालना चाहें E1, तो वैल्यू पुट अगर हम करेंगे तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n की जगह फर्स्ट स्टेट की हम निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसकी एनर्जी हमारी निकल के आ जाएगी। ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट जो होती है, स्टेशनरी स्टेट होती है, उसकी एनर्जी। ऐसे जैसे जैसे हम सेकंड स्टेट की निकालेंगे तो 1 की जगह वैल्यू हम 2 रख देंगे, n3 रख देंगे थर्ड स्टेट के लिए। तो ऐसे हम डिफरेंट एनर्जीज इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो है कि कुछ और एलिमेंट होते हैं जिनको हम आयन बोलते हैं, उनके अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन की जगह है हीलियम He पॉजिटिव, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वैसे ही Li2 पॉजिटिव, ऐसे ही Be3 पॉजिटिव। तो ये हमारे कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है लाइक सेम हाइड्रोजन। इनकी भी हम एनर्जी और रेडियस इन्हीं फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज करके निकाल सकते हैं। कैसे? एनर्जी के लिए देखिए, अगर हम बात करें एनर्जी इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो उसका फॉर्मूला होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, ऊपर 1 था पहले, अब हम वहाँ लिखेंगे Z² n²। यहाँ पे चेंज क्या है, सिर्फ Z जो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, तो हम यहाँ पे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रख देंगे जिसके लिए हम निकाल रहे हैं। दोबारा बता देता हूँ, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। उसके बाद ऐसे ही हम रेडियस को भी निकाल सकते हैं इन्हीं एलिमेंट के लिए। चेंज क्या होगा, फॉर्मूला बाकी सेम रहेगा, जो n² था हमारा A0 था, सिर्फ इसको हमने Z से डिवाइड कर देना है। ये हमारा रेडियस निकालने का तरीका है अदर देन हाइड्रोजन। ये हमारा एनर्जी निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी है बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि जो आप एनर्जी देख रहे हैं ये नेगेटिव में हम ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है और उस पर न्यूक्लियस का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, उस स्टेट को बोला जाता है n = इन्फिनिटी। n जो हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो इन्फिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री ऑफ ऑल अट्रैक्शंस है, वो
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में नहीं है, वहाँ पे उसकी एनर्जी हम मान के चलते हैं 0। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आता है, न्यूक्लियस की तरफ आता है, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से वो कुछ एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो 0 से आगे अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो उसकी एनर्जी वैल्यू कहाँ किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसलिए हम इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन डिनोट करते हैं। ये फोर्थ पॉइंट में आपको, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में जानना जरूरी है कि वाई वी आर यूजिंग दिस नेगेटिव साइन। इसके बाद जो लास्ट फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, समझिए। वो ये कहता है कि हम इन्हीं इक्वेशंस की मदद से, इसी एक्सप्रेशंस की मदद से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड इक्वेशन हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। उन्होंने क्वालिटेटिवली बताया कि वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ये फिफ्थ पॉइंट है, दैट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एट न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पॉइंट आपको फिफ्थ पॉइंट इसका याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्सप्लेनिंग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो एक्सप्लेन की जाती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल। कैसे? जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब एक लोअर स्टेट से, लोअर एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्व करता है, या फिर एक हायर एनर्जी स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, निकालता है। उन दोनों स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी का गैप है हम उसको स्टडी करते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल से, कि पहले लास्ट में एनर्जी कितनी है और पहले एनर्जी कितनी थी, उसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n²। ये एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आइए इन दोनों फॉर्मूलाज को मर्ज करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल के लिए सीधा लिखे माइनस आर एच अपॉन एन, एफ है तो फाइनल, एन फाइनल स्क्वायर, माइनस फिर से माइनस ई इनिशियल की वैल्यू रखे माइनस आर एच अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। ये आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच, बाहर ले लेता हूँ, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एनर्जी निकालने का विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल एंड रिडबर्ग इक्वेशन जो हमने पहले यूज़ की थी उसकी हेल्प से एनर्जी हम निकाल सकते हैं किनकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा हम अगर निकालना चाहें इसकी फ्रीक्वेंसी, तो एज वी ऑल नो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई की वैल्यू की हम करेंगे तो आर एच अपॉन एच इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले में अगर हम आर एच और एच दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये हमारी
फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इन्हीं लाइंस के बारे में। अगर आप किसी भी लाइन स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, इनिशियल से फाइनल में कितना उसमें चेंज आया है, तो वो हमसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इनको रिप्रेजेंट करना चाहो इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर, न्यू बार अगर हम निकालना चाहें तो एज वी ऑल नो न्यू बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ न्यू, दैट इज आर एच अपॉन एच, सी रहेगा यहीं 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ये हमारा न्यू बार का फॉर्मूला है। इसके अंदर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आर एच एच सी की सभी की, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है न्यू बार इज इक्वल टू 1.9677 इंटू 1.0967 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। न्यू बार इज इक्वल मीटर इनवर्स। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में आई थी, एनर्जी हमारी जूल में आती है, यूनिट भी साथ में याद रखें। तो इन्हीं सभी फॉर्मूलाज की हेल्प से आप देख सकते हैं कि हम एनर्जी निकाल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और वेव नंबर भी निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से। अब देखिए, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो उसमें एन फाइनल की वैल्यू एन इनिशियल से ज़्यादा है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी और इसलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। जबकि इससे हम उल्टा अगर बात करें एमिशन स्पेक्ट्रा की, अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसके अंदर एन फाइनल इज स्मॉलर देन एन इनिशियल, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू नेगेटिव आएगी। इससे क्या प्रूव होगा कि उसके अंदर एनर्जी का एमिशन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हम इन सभी पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लास्ट इक्वेशन हमारी आई है, एनर्जी हमारी जो वेव नंबर की इक्वेशन जो आई है, वो हमने इससे पहले जो रिडबर्ग के केस में जो इक्वेशन देखी थी उससे बिल्कुल सिमिलर है, जो उस टाइम पे रिडबर्ग ने जो डाटा मौजूद था उसकी हेल्प से निकाली है। तो ये भी इन अकॉर्डेंस हो गई। इसके अलावा जो प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन है जो आपने डायग्राम में देखी है, कि चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रा है चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उसको हम हाइड्रोजन की पर्टिकुलर ट्रांजिशन से रिलेट कर सकते हैं कि प्रत्येक ट्रांजिशन पे कौन सी लाइन आती है, उससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ये आप फोटो से डायग्राम से देख भी सकते हैं। तो अगर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं किसी गैसियस स्टेट के अंदर, तो उनकी अगर हम ट्रांजिशन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रांजिशंस आएंगी। बहुत सारी ट्रांजिशन किस लिए आएंगी? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस आती हैं, जो अलग अलग लाइन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। इंटेंसिटी या ब्राइटनेस लाइन की किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी के जितने फोटोन हैं वो एमिट हुए हैं या एब्जॉर्ब हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी ब्राइटनेस ऑफ लाइन। अब हम पहुंच गए हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक या बोर मॉडल के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के बाद बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्पफुल रहा। उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, लाइन स्पेक्ट्रा को बहुत डिटेल में स्टडी किया, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन के अलावा और भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, उनके बारे में भी उसने बहुत डिटेल में बताया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह थी, ऐसी कमियां थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम उनको पढ़ते हैं एक एक करके। उसकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन या बढ़िया क्वालिटी के स्पेक्ट्रोस्कोप्स के अंदर स्टडी करते हैं, तो उसमें ये पाया गया कि सिंगल लाइन की जगह कई जगह वो डबलेट भी बनाता है। डबलेट होते हैं, दैट मीन्स जिसकी 2 पीक होती हैं, 2 हेड होते हैं। ये आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे डबलेट के बारे में, कि सिंगल लाइन की जगह वो डबलेट प्रोड्यूस करता है। वो क्यों करता है ये बात वो फेल कर गया, बोर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ये फाइन डिटेल थी स्पेक्ट्रम के बारे में जिनको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट जो इसकी कमी थी वो ये थी
कि बोहर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही स्पेक्ट्रल लाइंस या मॉडल्स को एक्सप्लेन कर पाया। इट कैन ओनली एक्सप्लेन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो थे, जैसे हाइड्रोजन था, हीलियम पॉजिटिव था, लिथियम 2 पॉजिटिव था, बेरिलियम 3 पॉजिटिव था, सिर्फ इन्हीं की स्पेक्ट्रल लाइंस या इन्हीं के स्पेक्ट्रम वो एक्सप्लेन कर पाया। इससे आगे वो कुछ भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। जैसे कि हीलियम में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी वो ये कि वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब हम किसी स्पेक्ट्रम के ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो उसकी जो लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रम में लाइनें आती हैं, उनकी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वे स्प्लिट हो जाती हैं। उसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है, ज़ीमैन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगा देते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाएंगी, जिसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। इसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो क्यों स्प्लिट करती हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी वो स्प्लिट कर जाती हैं, जिसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये पॉइंट भी वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो फोर्थ लिमिटेशन थी बोर मॉडल की वो ये थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि व्हाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद या फिर केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट ही वो एक्सप्लेन नहीं कर सका अपनी इस थ्योरी के आधार पर। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हमें ज़रूरत थी एक और मॉडल की जो कि इन कमियों को दूर करके हमें एक फाइनल मॉडल दे सके। और फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं उस मॉडल का नाम है क्वांटम मॉडल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, लेकिन ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।